तो देखो एक स्टार्ट करते हैं एक नया प्रॉब्लम। कुछ इस तरीके से फिगर दिखाया हुआ है हमें और कहा हुआ है कि सिस्टम इज रिलीज एज शोन, फाइंड द फोर्स अप्लाइड बाय ब्लॉक ए ऑन बी, एक्सेलेरेशन ऑफ ब्लॉक ए बी सी एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो समझते हैं सवाल को पहले। तो यहाँ पे एक ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक बी है, ये ब्लॉक सी है। ठीक, उनके मासेस दे रखे हैं और एक स्ट्रिंग से इस तरीके से ब्लॉक ए को कनेक्ट कर रखा है। तो यहाँ पे सिर्फ ब्लॉक ए ही स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, बी जो है वो ब्लॉक ए से कनेक्टेड है थ्रू कांटेक्ट, मतलब वो उससे बस उसके पास चिपका हुआ है, यूं समझ लो आप। तो यहाँ पे सबसे पहले बनाएंगे एफबीडी। तो ब्लॉक ए का एफबीडी बना लेते हैं। तो ब्लॉक ए पे एक टेंशन लगेगा और दूसरा ए और बी के कांटेक्ट की वजह से एक नॉर्मल लग जाएगा इस डायरेक्शन में। ठीक, एक इधर भी देखो नॉर्मल लगेगा, एक इधर एमजी लगेगा, लेकिन उसका कोई काम नहीं है। क्यों काम नहीं है? क्योंकि जो लाइन ऑफ मोशन होगा वो ऐसे होगा, मतलब ये ब्लॉक नीचे जाएगा और ये सिस्टम इधर जाएगा। ठीक, तो मैं इसलिए ये फोर्सेस को ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ लाइन ऑफ मोशन में ही फोर्स को कंसीडर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने ब्लॉक ए पर दोनों फोर्सेस लगा लिए जो लगने थे। फिर ब्लॉक बी का अगर मैं एफबीडी बनाऊं तो ब्लॉक बी पे सिर्फ एक फोर्स लगेगा, नॉर्मल। ए और बी के बीच में नॉर्मल लग रहा है, इसलिए दोनों पे इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में नॉर्मल लगेगा। ब्लॉक सी का अगर मैं एफबीडी बनाऊं यहाँ पे, तो ब्लॉक सी के एफबीडी में ऊपर एक टेंशन लगेगा और नीचे एक एमजी लगेगा। लाइन ऑफ मोशन की डायरेक्शन में फोर्सेस लिखे जा रहे हैं, तो ये 20 जी लग जाएगा। ठीक है। अच्छा, जी को मैं 10 मान के चलूंगा आगे जितने भी प्रॉब्लम्स लूंगा। ठीक, तो यहाँ पे मैंने एफ बना लिया। अब मैं एक्सेलेशन अज्यूम कर लेता हूँ। मान लिया ये नीचे ए एक्सेलेशन से चल रहा है, सी वाला ब्लॉक। ठीक है, तो अगर सी वाला ब्लॉक ए नीचे से चल रहा है और यहाँ पे पुली फिक्स्ड है, तो पक्का ए वाला भी ब्लॉक ए ही एक्सेलेशन से चलेगा, क्योंकि ये कंस्ट्रेंड है, ये इससे बधा हुआ है। और क्योंकि ए और बी आपस में कंस्ट्रेंड है, मतलब बी भी मजबूर है ए के साथ चलने को। अगर ए आगे जाएगा तो वो बी को भी आगे लेके जाएगा, तो यहाँ पे बी भी ए एक्सेलेशन से आगे चलेगा। तो सबका एक्सेलेशन ए होगा एज शोन डायरेक्शन में, जो मैंने दिखाया हुआ है यहाँ पे। तो अब हम एक एक के लिए इक्वेशन बना लेते हैं। ब्लॉक बी के लिए इक्वेशन क्या होगी? इधर इसका एक्सेलेशन ए है, ब्लॉक ए का एक्सेलेशन इधर है और सी का एक्सेलेशन ए इधर है। ठीक है, तो यहाँ पे इन द लाइन ऑफ मोशन, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलेशन, नॉर्मल इज इक्वल्स टू मास ऑफ बी। बी का मास कितना है? 5 kg। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं 5 × a। ठीक है, ए के लिए मैं लिखता हूँ, तो क्योंकि एक्सेलेरेशन इस डायरेक्शन में है तो मैं टेंशन में से नॉर्मल को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में है। इज इक्वल्स टू ए का मास इंटू एक्सेलेरेशन, ए का मास है 10 इंटू इसका एक्सेलेरेशन ए। फिर ऐसे ही मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्योंकि एक्सेलेरेशन नीचे है तो 20 g में से टेंशन को सब्ट्रैक्ट करके इसका मास इंटू इसका एक्सेलेरेशन यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। अब देखो 3 इक्वेशन बन गई और तीनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे एक एक करके। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने नॉर्मल की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया इस इक्वेशन में। तो यहाँ से जो मेरे पास इक्वेशन आई, तो t माइनस नॉर्मल की वैल्यू जो 5a है वो रख दी मैंने। 5a इज इक्वल्स टू 10a। तो यहाँ से टेंशन की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 15a। ठीक है, और ये वाली टेंशन की वैल्यू मैंने उठा के इस वाली इक्वेशन में रख दिया। तो यहाँ से मुझे मिला 20g माइनस टी विच इज़ 15a इज इक्वल्स टू 20a। और यहाँ से मेरे पास बन गया 35a इज इक्वल्स टू 20g। इसको मैं 200 लिख लेता हूँ। और यहाँ पे a इज इक्वल्स टू आ गया मेरा 200/35 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये 5 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, अप्रॉक्सीमेटली भी ये आ जाएगा 5.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से मेरा एक्सेलेरेशन वाले पार्ट का तो आंसर आ गया। बाकी क्या पूछा गया है प्रॉब्लम में? फाइंड फोर्स अप्लाइड बाय ब्लॉक ए ऑन बी। अच्छा, ब्लॉक ए ऑन बी मतलब नॉर्मल की बात कर रहा है वो। तो नॉर्मल निकाल लेते हैं। तो नॉर्मल, ये तो एक्सेलेरेशन वाला पार्ट हो गया सॉल्व। ठीक है, तो ये मेरा एक आंसर हो गया। दूसरा, नॉर्मल की वैल्यू यहाँ पे 5a है, तो यहाँ पे मैं नॉर्मल में एक्सेलेरेशन की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ 200/35। तो ये 7, और इसको अगर मैं डिवाइड करूँगा तो मेरा आंसर आएगा रफली 28.5। ठीक है, न्यूटन। तो यहाँ पे आ गया मेरे पास नॉर्मल का आंसर। ठीक,
मतलब ये वाला पार्ट सॉल्व हो गया, एक्सेलेरेशन वाला पार्ट सॉल्व हो गया, और टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो टेंशन की वैल्यू कितनी है? टेंशन की वैल्यू है यहाँ पे हमने लिखा हुआ है 15 है, यहाँ पे देखो आप, तो 15 है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। टेंशन इज इक्वल्स टू 15 इंटू एक्सेलेरेशन की वैल्यू है 200/35। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आएगा रफली 85.7 न्यूटन। ठीक, तो ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट का आंसर। तो देखो एक क्वेश्चन में इस तरीके से एक डायग्राम शो कर रखा है जहाँ पे एफ फोर्स किसी एंगल पर लगाया है, थीटा एंगल पे। तो आपको बताना क्या है, फाइंड नॉर्मल फोर्स बाय ग्राउंड ऑन ब्लॉक एंड ऑल्सो एक्सेलेरेशन ऑफ ब्लॉक। तो सबसे पहले एफ बी डी बनाते हैं। तो यहाँ पे एफ फोर्स ये रहा, ये वाला एंगल है थीटा। तो यहाँ पे एफ को तो मैं तुरंत ही कॉम्पोनेंट कर दूंगा। यहाँ पे इस डायरेक्शन में हो जाएगा एफ कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में हो जाएगा एफ साइन थीटा। तो इसके एफ बी डी को मैं फिर से प्लॉट करता हूँ। ये है एम मास का ब्लॉक, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है एफ कॉस थीटा, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है एफ साइन थीटा। ठीक है। अच्छा, इस डायरेक्शन में फोर्स नॉर्मल लगेगा और इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा एम जी। तो ये सारे फोर्सेस मैंने प्लॉट कर लिए। आप खुद सोच के देखो लाइन ऑफ मोशन क्या होगा, तो आपको ये समझ में आ जाएगा, यही होगा लाइन ऑफ मोशन। तो ये है अपना लाइन ऑफ मोशन, और जो ब्लॉक का मूवमेंट हो सकता है वो इस डायरेक्शन में हो सकता है। तो दो डायरेक्शन हमें चाहिए, एक तो लाइन ऑफ मोशन के अलोंग और एक परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ मोशन। तो बिल्कुल सारे फोर्सेस उसी लाइंस पे हैं। तो अलोंग द लाइन ऑफ मोशन तो मैं क्या लगा दूंगा, एफ कॉस थीटा इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलेरेशन, और परपेंडिकुलर जो फोर्सेस होंगे उनका टोटल सम जीरो कर दूंगा। तो ऊपर तो लग रहा है एन प्लस एफ साइन थीटा, अगर टोटल सम जीरो होगा तो ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये एम जी के बराबर होगा। तो यहाँ से मेरे पास एक चीज़ तो यहाँ से आ गई, नॉर्मल इज इक्वल्स टू एम जी माइनस एफ साइन थीटा, जो मेरे से क्वेश्चन में पूछा था। तो नॉर्मल का तो आंसर ये हो गया, और दूसरे वाले पार्ट में एक्सेलेरेशन पूछा है तो यहाँ से एक्सेलेरेशन में निकाल लूँगा। इट विल बी इक्वल्स टू एफ कॉस थीटा अपॉन एम। तो अगर किसी एंगल पे फोर्स लगाया जाए तो इस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स व्हेन बॉडीज आर एट रेस्ट और इक्विलिब्रियम। अभी देखो यहाँ पे अगर या तो बॉडी रेस्ट पे है या बॉडी इक्विलिब्रियम पे होगा, तो किस तरीके से मेरा स्ट्रेटजी होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो मैंने लिखा हुआ है, व्हेन बॉडीज आर एट इक्विलिब्रियम देयर एक्सेलेरेशन मस्ट बी जीरो। तो जब भी बॉडी कोई इक्विलिब्रियम पे होगी, इक्विलिब्रियम का मतलब समझते हैं अभी। अगर बॉडी इक्विलिब्रियम पर है तो उसका एक्सेलेरेशन जीरो होगा, या मैं उल्टा बोल सकता हूँ कि अगर बॉडी का एक्सेलेरेशन जीरो है तो वो बॉडी किस पे होगी, इक्विलिब्रियम पे होगी। फर्स्ट पॉइंट तो ये है। या इसी को मैं ऐसे बोल सकता हूँ, अगर बॉडी का एक्सेलेरेशन जीरो है तो उस पर मैं कह सकता हूँ टोटल फोर्स ऑन एनी लाइन इज जीरो। टोटल फोर्स ऑन एनी लाइन इज जीरो, इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल मान लिया मेरे पास इस तरीके से एक फिगर है, यहाँ पे एक एम मास का ब्लॉक है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो बॉडी का एक्सेलेरेशन जीरो है, क्योंकि बॉडी बॉडी तो रेस्ट पे है, मतलब ये ब्लॉक तो रेस्ट पे, ये तो रस्सी से बंधा ही रहेगा। तो यहाँ पे अगर बॉडी रेस्ट पे है तो उसका एक्सेलेरेशन भी जीरो होगा, तो बॉडी इक्विलिब्रियम पे होगा। ठीक है। तो अगर बॉडी इक्विलिब्रियम पर है तो मैं क्या क्या कर सकता हूँ, तो इसका एक्सेलेरेशन जीरो होगा। ठीक है। दूसरी बात है टोटल फोर्स ऑन एनी लाइन इज जीरो। मैं ये वाली लाइन डिसाइड कर लेता हूँ, ये वाली लाइन। ठीक है। तो यहाँ पर एक ऊपर टेंशन लग रहा है और एक नीचे एम लग रहा है, ये तो फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। तो टोटल फोर्स ऑन एनी लाइन इज जीरो, इसका मतलब क्या है, इस वाली लाइन पर टोटल फोर्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। बात समझे। अच्छा, इसी को मैंने फिर से ऐसे लिखा हुआ, और टोटल फोर्स ऑन वन साइड ऑफ लाइन, वन साइड ऑफ लाइन एंड अदर साइड ऑफ लाइन मस्ट बी इक्वल। इसका मतलब देखो क्या है, लाइन का एक साइड तो ये हो गया और एक साइड ये हो गया। तो जितना अपर साइड में, मतलब इसका मतलब आप समझने की कोशिश करो, वन साइड एंड अदर साइड ऑफ लाइन का मतलब क्या है, एक पॉइंट डिसाइड करेंगे, एक पॉइंट के लेफ्ट में और एक पॉइंट के राइट में, या मैं बोलूं जितना फोर्स ऊपर होगा लाइन के उतना नीचे होगा। अगर लाइन ऐसी है तो जितना लेफ्ट में फोर्सेस होंगे उतना ही राइट में फोर्सेस लगेंगे। ठीक है। अगर बॉडी इक्विलिब्रियम पे है तो ये बात बोली जा रही है। तो यहाँ पे इसी पॉइंट से टेंशन किसके बराबर हो जाएगा, एम के बराबर हो जाएगा इक्विलिब्रियम की कंडीशन में। तो आप इन चीज़ों को समझो,
कि लाइन के एक साइड पे और दूसरे साइड पे फोर्सेस की वैल्यू क्या होनी चाहिए, टोटल फोर्सेस की वैल्यू सेम होनी चाहिए, या इसी को ऐसे बोल सकते हो टोटल फोर्स ऑन एनी लाइन इज जीरो। तो ये था पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं। इफ बॉडी इज एट रेस्ट इट इज एट इक्विलिब्रियम, इन दिस केस वी कैन यूज पॉइंट नंबर 1। तो अगर बॉडी रेस्ट पे है तो सेम जो मैंने पॉइंट नंबर 1 में बातें की हैं वही मैं अप्लाई कर सकता हूं। देखते हैं एक एग्जांपल। देखो यहाँ पे एक इस तरीके से मुझे फिगर दिखाया हुआ है और इसमें दो ब्लॉक्स हैं, ये M2 और ये M1। ये एंगल थीटा दे रखा है तो ये भी थीटा है। तो बोला है क्वेश्चन में इफ सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम फाइंड थीटा एंड ऑल्सो टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो अच्छा एक चीज़ और, अगर मान लिया ये थीटा नहीं दिया होता तो भी मैं ये बोल सकता था कि एंगल तो दोनों साइड बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि इस लाइन के अबाउट ये सिस्टम सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल का मतलब जिस जैसा इस तरफ है इस लाइन के वैसा ही इस तरफ है। तो मैं यहाँ पे ऑलरेडी बोल सकता था कि थीटा की वैल्यू तो सेम होगी। अच्छा सिंस ये एक ही स्ट्रिंग है यहाँ से यहाँ तक, ये वाली यहाँ से यहाँ तक जो मैं लेके जा रहा हूँ ना, ये एक ही स्ट्रिंग है, ये जो पूरी स्ट्रिंग है ये एक ही स्ट्रिंग है, सेम स्ट्रिंग है। तो यहाँ पे हर पॉइंट पे टेंशन की वैल्यू भी क्या होगी, बराबर होगी। तो मैं यहाँ पे इस पॉइंट पे टेंशन मान लेता हूँ T, FBD बना रहा हूँ पहले। तो M2 का मैं अगर FBD बनाऊँ तो M2 के FBD में मुझे एक टेंशन दिखेगा और एक M2G दिखेगा, ठीक है। और M2 के FBD में फिर से यहाँ पे टेंशन T और यहाँ पे फिर से M2G, ठीक है। अच्छा M1 में यहाँ पे ये वाली जो स्ट्रिंग है ये अलग स्ट्रिंग है, ठीक है, ये अलग स्ट्रिंग है। तो यहाँ पे मैं टेंशन मान लेता हूँ T डैश, ठीक है, और यहाँ पे मान लेता हूँ M1G, ठीक। तो यहाँ पे मैंने 3 ब्लॉक्स थे, तीनों ब्लॉक्स का FBD बना लिया, ठीक है। अच्छा इस प्रॉब्लम में मैं तुम्हें एक और चीज़ बताऊंगा, हाउ टू मेक FBD ऑफ पॉइंट। किसी पॉइंट का FBD कैसे बनाते हैं। जैसे ये पॉइंट को मैं A पॉइंट बोल देता हूँ, तो पॉइंट A मैंने यहाँ पे प्लॉट कर लिया। पॉइंट A से एक स्ट्रिंग तो ये कनेक्टेड है, एक स्ट्रिंग ये कनेक्टेड है, और ये वाला एंगल है थीटा, ये ठीक है। अच्छा यहाँ से एक स्ट्रिंग ऐसे कनेक्टेड है। तो अब देखो ध्यान से, ये वाले स्ट्रिंग में अगर मैं पॉइंट ए पे बोलूँ तो देखो पॉइंट ए पे टेंशन किस तरीके से लगेगा वो समझने की कोशिश करते हैं पहले। तो टेंशन कैसा फोर्स होता है, पुलिंग फोर्स होता है। तो पॉइंट ए को खींचने की कोशिश कैसे होगा, यहाँ से इस तरीके से। तो यहाँ पे टेंशन टी लगेगा, क्योंकि ये वाला जो स्ट्रिंग है, ये वाला स्ट्रिंग इसमें तो टेंशन मैं टी ऑलरेडी एज्यूम कर चुका हूँ, तो यहाँ पे भी टेंशन टी होगा। और यहाँ पे ए पॉइंट पे ये वाला स्ट्रिंग आप देखो जो ए और M1 से कनेक्टेड है, तो ए और M1 से जो कनेक्टेड है तो ए पॉइंट को पुल करने के लिए यहाँ पे टेंशन लगेगा और वो होगा टी डैश, क्योंकि मैंने ए और M1 के बीच वाली स्ट्रिंग में जो टेंशन एज्यूम किया है वो टी डैश एज्यूम किया है। अब आगे, अब यहाँ पे देखो, अब इस टेंशन के मैं कंपोनेंट कर लेता हूँ। तो इस टेंशन के कंपोनेंट करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले की वीडियोस में बना के ये बोला हुआ है कि जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो हमेशा जो फोर्सेस होने चाहिए वो परपेंडिकुलर लाइंस पे होने चाहिए। तो यहाँ पे आप देखो ये तीनों फोर्सेस एक दूसरे के परपेंडिकुलर लाइंस पे नहीं है, तो मैं इस टेंशन के कंपोनेंट कर लूँगा। इस टेंशन का एक ये कंपोनेंट होगा और एक इस साइड कंपोनेंट होगा, इस टेंशन का एक ये कंपोनेंट होगा और एक इस साइड कंपोनेंट होगा, ठीक है। तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा, क्योंकि यहाँ से एंगल थीटा बनना है तो ये हो जाएगा टी कॉस थीटा। सिमिलरली इसका भी ये टी कॉस थीटा, ये वाला टी साइन थीटा और ये वाला टी साइन थीटा, ठीक है। तो अगर मैं अब फिर से पॉइंट ए को प्लॉट करूँ तो ऊपर तो टोटल ये वाला ऐड हो जाएगा, सेम डायरेक्शन में है लाइन पर, 2t कॉस थीटा। और अच्छा ये वाला मिलके जीरो हो जाएगा, क्योंकि ऑपोजिट एक ही लाइन पे ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो एक ही लाइन पे अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे फोर्सेस तो उनको सब्ट्रैक्ट करके टोटल फोर्स निकालते हैं, और जब एक ही लाइन पर सेम डायरेक्शन में फोर्सेस होंगे तो उन दोनों को ऐड करने के बाद टोटल फोर्स मिलता है। तो यहाँ पे इस लाइन पे टोटल फोर्स कितना होगा, 0, ठीक है। और यहाँ पे नीचे इतना टेंशन लग रहा है टी डैश, ये ठीक है। अब आप देखो, क्योंकि पॉइंट ए भी मूव नहीं कर रहा है, मतलब पॉइंट ए रेस्ट पे है, और वैसे भी आप ऐसे सोचो पॉइंट ए का तो कोई मास है ही नहीं। तो अगर पॉइंट ए के पास कोई मास नहीं है तो टोटल फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये वाला फैक्टर 0 हो जाएगा। तो जब भी आप किसी पॉइंट का FBD बनाओ, याद रखना इस बात को, ठीक,
total force in FBD of a point is 0। तो यहाँ पे टोटल फोर्स जीरो करना है, तो टोटल फोर्स जीरो करने के लिए जितना फोर्स ऊपर उतना ही फोर्स नीचे, क्योंकि यहाँ पे टोटल फोर्स कैसे मिलेगा, सब्ट्रैक्ट करके मिलेगा, एक ही लाइन पर ऑपोजिट डायरेक्शन में है फोर्सेस। तो यहाँ पे 2t cos थीटा किसके बराबर आ जाएगा, t डैश के बराबर आ जाएगा। ठीक, तो मुझे यहाँ से t डैश की वैल्यू आ गई 2t cos थीटा, ये ठीक है। अब मैं ब्लॉक्स को देख लेता हूँ। तो M2 वाले ब्लॉक को अगर मैं ऑब्जर्व करूँ तो ऊपर तो टेंशन T लग रहा है और नीचे M2G लग रहा है, ठीक है। और ये कैसे है, इक्विलिब्रियम पर है, क्वेश्चन में ही दे रखा है इक्विलिब्रियम पर है। तो अगर इक्विलिब्रियम पे है तो यहाँ पे भी टोटल फोर्स जीरो होगा, सेम लाइन पे ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस हैं, इसलिए मैं सब्ट्रैक्ट करके टोटल फोर्स निकालूंगा। मतलब टोटल फोर्स कितना आएगा, T माइनस M2G, और वो होगा जीरो। तो यहाँ से T इज इक्वल्स टू M2G होगा। या मैं डायरेक्टली बोल सकता था जितना फोर्स ऊपर होगा उतना ही फोर्स नीचे भी होगा। तो टेंशन की वैल्यू आ गई M2G। तो मुझसे एक चीज़ तो ये पूछी थी क्वेश्चन में कि टेंशन की वैल्यू क्या होगी, दूसरी चीज़ पूछी है थीटा क्या होगा, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ से तो टेंशन आ गया M2G, ये मेरा टेंशन का आंसर हो गया। दूसरा मैं M1 वाले ब्लॉक का FBD बना लेता हूँ। तो M1 वाले ब्लॉक पे आप अगर देखो इस फिगर के अंदर, तो यहाँ पे ऊपर तो T डैश लग रहा है, नीचे M1G लग रहा है। तो ऊपर फोर्स होगा T डैश और नीचे हो जाएगा M1G। तो यहाँ पे फिर से T डैश की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, M1G, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है, ये मूव नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे एक और इक्वेशन है मेरे पास, ये T डैश इज इक्वल्स टू 2t cos थीटा। तो यहाँ पे T डैश की वैल्यू मैं रख दूंगा 2t cos थीटा इज इक्वल्स टू M1G, ठीक है। और T की वैल्यू मुझे पता है M2G, तो 2 इंटू M2G cos थीटा इज इक्वल्स टू M1G। तो यहाँ से ये जी कट जाएगा और जो cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी M1 अपॉन 2M2, ठीक है। तो थीटा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी cos इनवर्स M1 अपॉन 2M2। तो ये मेरा हो गया थीटा का आंसर। तो देखो स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक, FBD ऑफ अ पॉइंट। यहाँ पे देखेंगे पॉइंट का FBD कैसे बनाते हैं। लास्ट की वीडियोस में मैंने आपको ये बताया ब्लॉक्स का, ठीक है, पुली का FBD कैसे बनाते हैं, किसी बॉडी का FBD कैसे बनाते हैं। अब यहाँ पे हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे एक पॉइंट के लिए, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मैंने लिख के रखे हुए हैं, तो सबसे पहले पॉइंट्स को पढ़ते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है समटाइम्स वी कैन ऑल्सो ड्रॉ FBD ऑफ अ पॉइंट टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो ज़रूरत पड़ेगी कभी कभी हमें FBD पॉइंट की बनाने को, जिससे हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। सेकंड पॉइंट है ऑल फोर्सेज एक्टिंग एट अ पॉइंट आर शोन इन दिस फिगर। तो उस पॉइंट पे जितने भी फोर्सेज, FBD बनाने का तरीका क्या होगा, पॉइंट को, उस पॉइंट पे जितने भी फोर्सेज लग रहे हैं आप उन सभी को शो कर दो, ठीक है। अच्छा, पॉइंट पे कभी mg नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि पॉइंट का तो मास होता नहीं है, तो इसलिए पॉइंट पे कभी mg फोर्स नहीं लगेगा। थर्ड पॉइंट है ऑलवेज टोटल फोर्स ऑन एनी लाइन इन FBD ऑफ पॉइंट मस्ट बी जीरो एज पॉइंट इज मासलेस। तो देखो कभी भी हम अगर FBD बना रहे हैं पॉइंट के लिए, तो क्योंकि पॉइंट का तो मास होता नहीं है और टोटल फोर्स की वैल्यू होती है मास इनटू एक्सेलेरेशन, तो अगर मास ही जीरो हो जाएगा तो टोटल फोर्स की वैल्यू तो जीरो आएगी ही। तो हमेशा याद रखें कि टोटल फोर्स जो होगा पॉइंट पर, पॉइंट के लिए FBD में, वो हमेशा ही जीरो होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट देखो मैंने फिर से वापस से बताया इसको कि जब भी फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे ऑन द सेम लाइन, एक लाइन पर ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तो दे आर सब्ट्रैक्टेड टू गेट टोटल फोर्स। टोटल फोर्स उस लाइन पर निकालने के लिए, ऑन दैट लाइन, उस लाइन पर टोटल फोर्स निकालने के लिए आप उन फोर्सेस को सब्ट्रैक्ट करेंगे, और अगर वो सेम डायरेक्शन में है तो उनको ऐड किया जाएगा, जिससे आपको टोटल फोर्स मिल जाए ऑन दिस लाइन, ठीक है। तो इस पॉइंट को याद रखेंगे। एक छोटा सा प्रॉब्लम है जिसे करके देखते हैं। देखो आप यहाँ पे 2 पॉइंट C और D है, जिससे हमने इस तरीके से एक स्ट्रिंग, ये मतलब ऐसे हमने एक स्ट्रिंग को टाई किया हुआ है, और फिर यहाँ से एक AB अनदर स्ट्रिंग जिसे M ब्लॉक से टाई किया हुआ है, ठीक है। तो ड्रॉ FBD ऑफ पॉइंट ए। सबसे पहले हमें FBD पॉइंट ए के लिए बनाना है, तो हमने पॉइंट ए को यहाँ पे रखा
और यहाँ पे एक स्ट्रिंग इस तरीके से टेंशन लगाएगी, एक स्ट्रिंग इस तरीके से टेंशन लगाएगी और एक नीचे वाली स्ट्रिंग टेंशन लगाएगी। ठीक है, क्योंकि सी से डी तक कनेक्ट होने वाली ये वाली और ये वाली स्ट्रिंग एक ही है, तो इसलिए मैं टेंशन की वैल्यू टी टी मान लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे ये एंगल दिया है अपने को थीटा, ये भी थीटा, यहाँ पे टेंशन मान लेता हूँ टी डैश। ठीक है, तो अब देखो, क्योंकि लाइंस जो है ना, लाइन ऑफ फोर्सेस, वो परपेंडिकुलर नहीं है। एक लाइन ऑफ फोर्स तो ये है, एक लाइन ऑफ फोर्स ये है, एक लाइन ऑफ फोर्स ये है, तो लाइन ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो उसके लिए मैंने क्या कर दिया, टी के कंपोनेंट कर लिए, एक इधर एक इधर, एक इधर कर दिया, एक इधर कर दिया। ठीक है, तो आप देखो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा टी कॉस थीटा, ये भी टी कॉस थीटा, ये टी साइन थीटा और ये टी साइन थीटा। ठीक है, तो अब मैं फिर से लाइन ऑफ फोर्सेस को ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ऊपर तो टोटल फोर्स हो गया 2t cos थीटा, ये चलो एक बार ऐसे बना लेते हैं। देखो ये दोनों फोर्सेस सेम लाइन पर है ना, तो सेम लाइन पे है, तो क्या मतलब हुआ कि इनको ऐड कर देंगे, तो ये 2t cos थीटा हो गया। और ये दोनों फोर्सेस सेम लाइन पे हैं लेकिन क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे जीरो आ जाएगा, तो इस लाइन पे तो कोई फोर्स बचा ही नहीं। ठीक है, नीचे फोर्स लग रहा है टी डैश। तो अब देखो यहाँ पे टोटल फोर्स फिर से ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस है, तो इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे टोटल फोर्स के लिए, तो टोटल फोर्स होगा 2t cos थीटा माइनस टी डैश, और उसकी वैल्यू जीरो होगी। टोटल फोर्स हमेशा पॉइंट ऑफ एफ बी डी पे, मतलब एफ बी डी पॉइंट के एफ बी डी में हमेशा ही जीरो होगा। तो यहाँ से मेरी टी डैश की वैल्यू आ गई 2t cos थीटा। अब बचा एक मास m जिसका मैं एफ बी डी बना लेता हूँ। तो m मास के एफ बी डी में आप देखो क्या क्या होगा, ऊपर ए बी स्ट्रिंग में मैंने टेंशन टी डैश एज्यूम किया, तो टी डैश यहाँ पे लगेगा, एम जी यहाँ पे लगेगा, तो उसको बना लेते हैं ऊपर टी डैश नीचे एम जी। तो यहाँ पे टी डैश की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, एम जी के, क्योंकि यहाँ पे ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है। तो टी डैश की वैल्यू एम जी के बराबर, टी डैश की वैल्यू 2t cos थीटा, तो ये दोनों चीज़ें इक्वेट हो सकती हैं, और इनको मैं इक्वेट कर लेता हूँ। 2t cos थीटा इज इक्वल्स टू एम जी। तो यहाँ से t की वैल्यू आ गई एम जी अपॉन 2 cos थीटा, तो ये हो गया मेरा टेंशन का आंसर। ठीक है, कौन सी स्ट्रिंग में, सी डी स्ट्रिंग में, अच्छा ए सी स्ट्रिंग और सी डी, ए सी और ए डी में। ठीक है, यहाँ पे टेंशन की वैल्यू सेम आएगी। ठीक है, और ए बी स्ट्रिंग में टेंशन की वैल्यू टी डैश है, तो टी डैश की वैल्यू मैं निकाल लेता हूँ। तो टी डैश की वैल्यू यहाँ पे एम जी है, ऑलरेडी मैंने निकाला हुआ है, तो टी डैश इज इक्वल्स टू एम जी। तो ये टी डैश किस में है, टेंशन इन स्ट्रिंग ए बी। ठीक है, ओके, और ये जो टी टेंशन है ये है ए सी में और ए डी में। ठीक है, सिस्टम, एक्सटर्नल फोर्सेस एंड इंटरनल फोर्सेस। तो समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में क्या होता है सिस्टम, क्या होते हैं एक्सटर्नल फोर्सेस और क्या होते हैं इंटरनल फोर्सेस। तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज सिस्टम। तो बेसिकली सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ बॉडीज कनेक्टेड टू ईच अदर एंड हैविंग सेम एक्सेलरेशन। ओके, तो अभी यहाँ पे कुछ एग्जांपल के थ्रू हम देखेंगे कि क्या होता है सिस्टम। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि बॉडीज का वो कलेक्शन जो एक दूसरे से कनेक्टेड है सच दैट कि उनका एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट एग्जांपल में यहाँ पे मेरे पास दो ब्लॉक है M1 M2, जिसको मैंने एक रस्सी से बांध रखा है, एक स्ट्रिंग से टाई कर रखा है, और यहाँ पे एक मैं एक्सटर्नल फोर्स मतलब एक फोर्स लगा रहा हूँ F। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को एक मान लेता हूँ ये। ठीक है, अब मेरे पास क्या हो गया, ये M1 प्लस M2, और यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है F। समझ में आया आपको। अब मैंने इन दोनों को एक क्यों माना, एक मानने का मतलब है मैंने सिस्टम मान लिया, ये हो गया मेरा सिस्टम। क्योंकि पहली बात तो ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, और जितना एक्सेलरेशन इसका होगा उतना ही एक्सेलरेशन इसका भी होगा, इसलिए मैंने इन दोनों को एक पार्टिकल ट्रीट कर लिया। सिस्टम का मतलब होगा कई सारे पार्टिकल्स बनके एक सिंगल एंटाइटी जैसे बिहेव करेंगे, कई सारे बॉडीज उसके अंदर, उसको मैं एक सिंगल एंटाइटी मान सकता हूं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सेकंड पॉइंट में ये समझते हैं क्या होते हैं एक्सटर्नल फोर्सेस और क्या होते हैं इंटरनल फोर्सेस। सिस्टम मानने से पहले M1 और M2 एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड थे, इस पे टेंशन T लगता और इस पे टेंशन इस तरीके से T लगता।
जब मैंने इसको एक सिस्टम कंसीडर कर लिया तो वो टेंशन मुझको दिख ही नहीं रहा, वो टेंशन मेरा गायब हो गया। ठीक है, वो टेंशन इस वाले फिगर में मेरे को कहीं नहीं दिख रहा है। इसका मतलब वो जो टेंशन है, वो टेंशन हमारा यहां पे इंटरनल फोर्स है, वो सिस्टम के अंदर ही है, वो हमें अब नहीं दिखेगा। लेकिन एक फोर्स अभी भी है जो मुझे दिख रहा है सिस्टम बनाने के बावजूद भी, वो है एफ। तो ये एफ हमारा यहां पे होगा एक्सटर्नल फोर्स। तो आप सेम बॉडीज अगर कनेक्टेड है, उनका सेम एक्सेलेरेशन है, उनको सिस्टम मान लीजिए। जो फोर्सेस गायब हो जाते हैं सिस्टम मानने के बाद, तो वो फोर्सेस होंगे इंटरनल फोर्सेस, और जो फोर्सेस गायब नहीं होंगे वो होंगे एक्सटर्नल फोर्सेस। ठीक, तो यहां पे आपको एक चीज क्लियर होनी चाहिए, क्या है सिस्टम, क्या है इंटरनल फोर्स और क्या है एक्सटर्नल फोर्स। एक और एग्जांपल के थ्रू इसी चीज को फिर से समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो ध्यान से, अगर मैं M1 का FBD बनाऊं, तो M1 के FBD में यहाँ पे एक F फोर्स लगेगा और यहाँ पे एक नॉर्मल लगेगा M2 की वजह से, और M2 के FBD में यहाँ पे एक नॉर्मल लगेगा। ठीक है, अच्छा अच्छा, एक और चीज है, यहाँ पे तो फोर्स लगेगा, यहाँ पे नॉर्मल और यहाँ पे M1G लगेगा ही, और यहाँ पे नॉर्मल और यहाँ पे M2G लगेगा ही। ठीक है, तो यहाँ पे अब की, अगर मैं यहाँ पे N1 बोल देता हूँ, यहाँ पे N2, तो यहाँ पे फोर्स लगेगा N1 प्लस N2, और यहाँ पे M1G प्लस M2G। तो अभी ये M1G प्लस M2G कैसा फोर्स हो गया, एक्सटर्नल फोर्स। मतलब ये M1G फोर्स कैसा है, एक्सटर्नल फोर्स, क्योंकि ये सिस्टम बनाने के बावजूद पड़ा हुआ है। ठीक है, ये M2G कैसा है, एक्सटर्नल फोर्स। N1 N2 दोनों कैसे हैं, एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, चलो एग्जांपल नंबर 2 में देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक फोर्स लगेगा N1, यहाँ पे लगेगा M1G, सिमिलरली यहाँ पे लगेगा एक N2, यहाँ पे लगेगा M2G। ठीक है, अब देखो, अगर मैं इसी को एक सिस्टम मान लेता तो ये मेरे पास इस तरीके से होता, M1 प्लस M2, यहाँ पे एक फोर्स F लगता, यहाँ पे ऊपर लगता है N1 प्लस N2, और यहाँ पे नीचे लगता है M1G प्लस M2G। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे मैंने सिस्टम मान लिया। सिस्टम क्यों माना, क्योंकि एक दूसरे से कनेक्टेड है, और जितना एक्सेलेरेशन M1 का होगा उतना ही M2 का भी होगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे इस फिगर में इंटरनल फोर्सेस की बात करूं, तो इंटरनल फोर्सेस मेरे क्या हो जाएंगे, नॉर्मल बिटवीन द ब्लॉक्स। ठीक, और एक्सटर्नल फोर्सेस क्या हो जाएंगे, एक तो F हो जाएगा, एक N1 हो जाएगा, एक N2 हो जाएगा, एक M1G और एक M2G। ठीक, तो ये होंगे सेकेंड वाले एग्जांपल के इंटरनल फोर्सेस और एक्सटर्नल फोर्सेस। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं इसके ऊपर, एग्जांपल नंबर 3। उसमें देखो क्या है, यहाँ पे M1 M2 एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं FBD बनाऊँ, यहाँ पे तो टेंशन इस तरीके से कुछ T लगेगा, यहाँ पे कुछ T लगेगा, यहाँ पे कुछ T डैश लगेगा, और यहाँ पे कुछ T डैश लगेगा। ये वाली स्ट्रिंग एक ही है और ये वाली स्ट्रिंग एक है, तो मैंने इसमें तो टेंशन एक माना हुआ है और यहाँ पे टेंशन एक माना हुआ है। अब देखो, M1 के FBD बनाऊँ तो कैसे बनेगा, यहाँ पे टेंशन T डैश, यहाँ पे टेंशन T, और एक इसका वेट M1G। M2 का अगर मैं FBD बनाऊँ तो यहाँ पे टेंशन T, यहाँ पे M2G। ठीक है, अगर मैं M3 का FBD बनाऊँ तो यहाँ पे टेंशन T डैश, और यहाँ पे टेंशन ग्रेविटी M3G। ठीक है, अब देखो ध्यान से, मैं क्या करता हूँ, M1 और M2 को एक सिस्टम मान लेता हूँ। क्यों मान लेता हूँ, क्योंकि इन दोनों का एक्सेलेरेशन सेम होगा और एक दूसरे से ही कनेक्टेड है, इसलिए मैं M1 और M2 को एक सिस्टम के जैसे ट्रीट कर सकता हूँ। तो मैंने अब इसी फिगर को देखो कैसे बनाया, ये पुली हमारी इस तरीके से है, और यहाँ पे मैंने इन दोनों को एक सिस्टम मान लिया, M1 प्लस M2, और यहाँ पे हमारा जो पहले ब्लॉक था वैसे ही रहेगा M3। ये ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे तो टेंशन T डैश लगेगा, यहाँ पे टेंशन T डैश लगेगा, नीचे M1G प्लस M2G लगेगा। ठीक, तो अब देखो सिस्टम मानने के बाद हमारा जो टेंशन T वाला पार्ट था वो गायब हो गया। तो अगर यहाँ पे मैं T की बात करूं सिस्टम में, तो T कैसा फोर्स हो जाएगा, इंटरनल फोर्स। T डैश कैसा फोर्स हो जाएगा, एक्सटर्नल फोर्स। M1G कैसा फोर्स होगा, एक्सटर्नल फोर्स, और M2G भी
एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, तो आई होप इस वीडियो में तुम्हें सिस्टम समझ में आ गया होगा, इंटरनल फोर्सेस क्या होते हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस क्या होते हैं। तो इस वीडियो में पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉज। सबसे पहले सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन की बात करूंगा मैं यहाँ पे। तो देखो क्या है सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी इज इक्वल टू टोटल एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी और सिस्टम। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले जो मोमेंटम टर्म आया है उसकी मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ। तो मोमेंटम का मतलब होता है मास ऑफ बॉडी इनटू वेलोसिटी ऑफ बॉडी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, पी वेक्टर से इसको डिनोट करते हैं। अगर एक बॉडी का मास m है और वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उस बॉडी का जो मोमेंटम होगा वो mv होगा। तो न्यूटन ने सेकेंड लॉ में क्या बोला, दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल्स टू, मोमेंटम को मैं पी वेक्टर से लिख देता हूँ, इज इक्वल्स टू डेल्टा पी वेक्टर अपॉन डेल्टा टी, या मैं इसी को लिख दूँ डी पी अपॉन डी टी। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बॉडी इज इक्वल टू टोटल एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी और सिस्टम। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पूरा डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी की वैल्यू, या इसी चीज़ को मैं लिख सकता हूँ डी पी अपॉन डी टी, और डी पी अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू टोटल एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, और टोटल एक्सटर्नल फोर्स को मैं बोल सकता हूं मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम बोल देता हूं मैं यहां पे, सिस्टम या किसी बॉडी को भी आप कंसीडर कर सकते हो। तो ये है न्यूटन का सेकेंड लॉ, दिस इज न्यूटन्स सेकेंड लॉ। तो इसको हम काफी बार यूज भी करते आए हैं कि जो टोटल एक्सटर्नल फोर्स होगा बॉडी पर वो इसके इक्वल होगा मास ऑफ बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम, या मास ऑफ बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी, या मास, अगर सिस्टम के लिए बात कर रहे हो यही चीज तो मास ऑफ सिस्टम। ठीक है, मतलब देखो आप, मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो एफ एक्सटर्नल फॉर सिस्टम, अगर मैं ये सिस्टम के लिए बात करूँ, एक्सटर्नल फोर्स फॉर सिस्टम इज इक्वल्स टू मास ऑफ सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम। ये ठीक है, तो ये तो सिस्टम के ऊपर लग जाएगी इक्वेशन, और किसी बॉडी के ऊपर लगाना होगा तो वहां पे एक्सटर्नल फोर्स की बात नहीं करेंगे, वहां पे हम मतलब यहाँ पे मैं फोर्स ऑन बॉडी बोल रहा हूँ, तो फोर्स ऑन बॉडी इज इक्वल्स टू होगा मास ऑफ बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी। तो ये मैंने किसी बॉडी के लिए लगा लिया। ठीक है, तो इस तरीके से दो इक्वेशंस मैं इस पूरे चैप्टर में यूज करता रहूँगा। इन इक्वेशंस को मैंने ये वाली इक्वेशन जो है इसको मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में यूज किया हुआ है, टोटल फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, हमने वहाँ पे वेक्टर नहीं लिखा था क्योंकि हमने ऑलरेडी स्पेसिफाई कर लिया था कि लाइन ऑफ मोशन में ये इक्वेशन लगानी है। ठीक, तो जैसे हम पहले क्वेश्चन करते थे क्वेश्चन वैसे करेंगे, न्यूटन के सेकेंड लॉ को अब देखें। न्यूटन के सेकेंड लॉ से अब पहुंचते हैं हम फर्स्ट लॉ पे। तो देखो फर्स्ट लॉ में क्या बोला गया कि अगर बॉडी पे कोई, मतलब अगर बॉडी इनिशियली एट रेस्ट है तो बॉडी हमेशा ही रेस्ट पर रहेगी, और अगर बॉडी मूव कर रही है, ठीक है, अगर बॉडी मूव कर रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से, ठीक है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो वो ऐसे ही मूव करती रहेगी जैसे वो मूव कर रही थी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। ठीक है, तो यहां पे लिख लेते हैं बॉडी एट रेस्ट विल बी एट रेस्ट, बॉडी इन मोशन will remain in the same motion till any external force is not applied। ठीक है, मतलब बॉडी जैसी है वैसी ही रहेगी जब तक कि कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। अच्छा, ये पॉइंट कहना क्या चाह रहा है, ये पॉइंट यही कहना चाह रहा है कि अगर एफ एक्सटर्नल जीरो है तो एक्सेलेरेशन बॉडी का जीरो होगा।
तो ये सेकेंड लॉ से डिराइव्ड है, क्योंकि एफ एक्सटर्नल जो होता है मास इनटू एक्सेलेरेशन, तो अगर यही जीरो हो गया तो एक्सेलेरेशन जीरो। ठीक है, तो ये फर्स्ट लॉ है। फिर देखो अब हम आ जाते हैं थर्ड लॉ पे। तो देखो थर्ड लॉ क्या है, तो न्यूटन ने बोला थर्ड लॉ में, जब भी फोर्सेस लग रहे होंगे, कोई भी फोर्स अप्लाई होगा तो हमेशा पेयर्स में होगा। फोर्सेस आर एक्टिंग always in pairs such that forces in pair will be equal and opposite in direction। मतलब समझने की कोशिश करते हैं इस चीज़ को। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एक ब्लॉक है, इस पे मैंने एफ फोर्स अप्लाई किया। ठीक है, मैंने ये एक्सटर्नल एजेंसी ने, किसी एजेंसी ने एफ फोर्स ब्लॉक पर अप्लाई किया, तो इन रिटर्न ब्लॉक भी उस एजेंसी पर एफ फोर्स अप्लाई कर देगा ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, ये हो गया पहला एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल है कि मैंने यहाँ पे एक वॉल ली और एक बॉल ली एम मास की, तो वो जा रही है, इसको हिट करेगी। तो मान लिया ये इसको एफ फोर्स से हिट करती है। ठीक है, तो एफ फोर्स से अगर ये हिट, एक सेकेंड ना, इसको थोड़ा सही से बना लेते हैं। मान लिया मैंने एक वॉल लिया इस तरीके से और एक बॉल इस तरीके से जा रही है, ये इस पे एफ फोर्स लगा के हिट करती है। ठीक है, तो ये बॉल ने वॉल पे एफ फोर्स लगाया, तो इन रिटर्न क्या होगा कि इस बॉल पे वॉल एफ फोर्स इस डायरेक्शन में लगा देगा। ठीक है, तो अब यहां पे दो चीजों की हम बातें करेंगे, एक्शन एंड रिएक्शन। एक्शन एंड रिएक्शन देखो वो क्या है, जैसे अगर मैंने एक्शन किया, मतलब मैंने खुद एफ फोर्स कहीं पे लगाया, तो मुझे इक्वल उतना ही रिएक्शन मिल जाएगा जिस पर मैंने फोर्स एफ लगाया। मैंने यहां पे अगर एफ फोर्स लगाया तो मेरे ऊपर एफ फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। मतलब ये वाला फोर्स तो किसकी वजह से आया, एक्शन की वजह से आया, और इन रिटर्न मुझे क्या मिल गया, रिएक्शन मिल गया। और रिएक्शन कितना मिला, सेम एज दैट ऑफ एक्शन। ठीक है, ओके। अच्छा, यहां पे नोट करने वाली बातें क्या है, नोट करने वाली बात यह है कि ये जो एक्शन एंड रिएक्शन पेयर होंगे ये हमेशा इक्वल होते हैं और डिफरेंट बॉडीज पर लगते हैं। मतलब अगर एक बॉडी पे एक्शन लगा तो रिएक्शन वो बॉडी दूसरे बॉडी पे लगाएगी। ठीक है, मतलब अगर मैं यहाँ पे ए बॉडी लूं और बी बॉडी लूं, तो ए ने अगर बी पे एक्शन दिया तो आपकी बी ए पर रिएक्शन देगा। ठीक, तो यहाँ पे मैं नोट करके कुछ पॉइंट लिख लेता हूं। एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन टू different bodies and they are equal in magnitude and opposite in direction। तो मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे और डायरेक्शन में ऑपोजिट होंगे। फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया। सेकेंड पॉइंट हुआ कि action and reaction forces must be of same nature। उनका नेचर सेम होना चाहिए। मतलब समझने की कोशिश करते हैं कि अगर मान लिया यहाँ पे एक ब्लॉक M1 है और यहाँ पे एक ब्लॉक M2 है, तो अब देखो यहाँ पे M1 क्या करेगा, M2 के ऊपर एक नॉर्मल फोर्स लगाएगा, तो इन रिटर्न M2 क्या करेगा, M1 के ऊपर इतना ही नॉर्मल फोर्स लगाएगा। तो यहाँ पे ये एक्शन, अगर मैं इसको एक्शन ट्रीट करता हूँ, देखो अगर एक एक्शन है तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा, रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसको मैं एक्शन ट्रीट करूँ तो ये वाला रिएक्शन है। देखो एक्शन और रिएक्शन दो अलग अलग बॉडी पे लग रहे हैं,
सेम नेचर बोलने का मतलब क्या है कि दोनों ही नॉर्मल टाइप है। अगर एक टेंशन है तो दूसरा भी टेंशन होगा, एक नॉर्मल है तो दूसरा भी नॉर्मल होगा, एक ग्रेविटेशनल फोर्स है तो दूसरा भी ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। ठीक, मतलब नेचर सेम होगा। अब देखो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। मान लिया यहाँ पे एक एम मास का ब्लॉक है, ठीक है, तो एम मास पे नॉर्मल और एम जी फोर्स लगेगा ऊपर नीचे। तो मुझसे पूछा गया इज नॉर्मल एंड एम जी एक्शन रिएक्शन पेयर। तो ये चीज मेरे से पूछी गई है, तो अब बताओ क्या होगा यहाँ पे, सोचो, वीडियो पॉज करो। तो अगर मैं नॉर्मल और एमजी की बात करूँ एक्शन रिएक्शन पेयर है तो आंसर विल बी नो। सबसे पहली बात तो ये एक्शन एंड रिएक्शन पेयर दो अलग अलग बॉडीज पर लगते हैं, लेकिन यहाँ पे ये नॉर्मल और ये एमजी सेम बॉडी पर लग रहा है, तो ये एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं हो सकता। दूसरा ये है कि इनका नेचर सेम नहीं है, ये नॉर्मल रिएक्शन है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो इनका नेचर सेम ना होने की वजह से भी एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है। तो आई होप यहाँ पे न्यूटन के लॉज समझ में आए होंगे, आपको एक्शन रिएक्शन पेयर के बारे में समझ में आएगा। नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे और किस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इस चैप्टर।